तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्जेंस के एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर आई कैरेट प्लस 3 टाइम एक्स जेड स्क्वेयर जे कैरेट माइनस 2 टाइम एक्स जेड के कैरेट। तो ये हमारा एक वेक्टर फंक्शन है जिसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, टू फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन वी नीड टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन विथ वेक्टर ऑपरेटर डेल। मतलब कि अगर हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इस वेक्टर फंक्शन का वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ क्या लेना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकाली जा सकती है, तो यहां पे देखिए कि ये क्या है, आपका एक वेक्टर ऑपरेटर डेल है जिसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर ऑपरेटर डेल में क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, डॉट प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स द लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कि कंपोनेंट्स का अगर आप लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेते हैं किसके साथ, वेक्टर फंक्शन के साथ, तो वो हमें क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट देता है। तो वो किस तरह से हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे वेक्टर ऑपरेटर में ये क्या है, आई कैरेट का टर्म है। तो वेक्टर फंक्शन में भी आपको आई कैरेट के टर्म के साथ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। और यहाँ पे डेल बाय डेल वाई जे कैरेट, मतलब कि इस जे कैरेट के टर्म को आपको वेक्टर फंक्शन में से भी जे कैरेट के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। और इस ऑपरेटर के कैरेट के टर्म को भी वेक्टर फंक्शन के कैरेट के सम टर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, जिसके कारण आपको क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट मिलती है। तो ये है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर ऑपरेटर डेल का वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट लेना होता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो हमें याद क्या रखना होता है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना होता है तो ऑलवेज आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी है। किसकी डॉट प्रोडक्ट, आपके दिए गए वेक्टर फंक्शन और वेक्टर ऑपरेटर डेल की। मतलब कि आपको यहां पे डी टू डी याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट फॉर द डाइवर्जेंस। ये है डॉट प्रोडक्ट का डी और ये है डाइवर्जेंस का डी। तो डी टू डी याद रखिए, जिसके कारण आपको कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस इन तीनों प्रॉपर्टीज में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। तो यहां पे हमें डाइवर्जेंस लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म। मतलब कि अगर आप किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो डाइवर्जेंस ऑलवेज क्या बन के आता है, वो एक स्केलर टर्म बन के आती है। क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या मिलता है, एक स्केलर टर्म मिलती है। जबकि दो वेक्टर्स का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट हमें आंसर में क्या देता है, रिजल्ट में एक रिजल्टेंट वेक्टर बना के देता है। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विल बी अ न्यू वेक्टर while the dot product of any two vector will be a scalar term। तो यहां पे हम इस वेक्टर फंक्शन का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें क्या मिलने वाली है, एक स्केलर टर्म मिलने वाली है। तो आगे हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या निकल के आता है। तो ये हमारा फंक्शन है कि जिसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, नेबला डॉट वेक्टर वी इज इक्वल्स टू, ये है हमारा नेबला, तो जिसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर इस वेक्टर फंक्शन v को हमें डॉट प्रोडक्ट लेकर यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डॉट वेक्टर v। तो ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। फिर हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का यहाँ पे एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन ये जो डॉट वेक्टर v है, मतलब कि हमारा जो ये वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन को हम यहाँ पे इक्वेशनली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशनली रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पे इस टर्म का, मतलब कि इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन लेंगे।
तो यहाँ पे इन दो टर्म्स के बीच मतलब कि इस वेक्टर ऑपरेटर और इस वेक्टर फंक्शन इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन को। तो लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन जैसे ही हम लेते हैं तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैरेट और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैरेट तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर जे कैरेट, यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल जेड के कैरेट तो यहाँ पे क्या आएगा -2 टाइम एक्स जेड के कैरेट। तो इसे हम जब यहाँ पे यूज करते हैं तो ये टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैरेट, इसे कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर आई कैरेट के साथ तो क्या बना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैरेट इंटू एक्स स्क्वायर आई कैरेट। फिर क्या करना है, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर, इनको कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इन दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पे इन तीसरे टर्म्स का के कैरेट और यहाँ पे भी माइनस साइन के साथ साथ यहाँ पे के कैरेट। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैरेट इंटू द ब्रैकेट -2 टाइम एक्स जेड के कैरेट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म में से हम स्केलर को स्केलर के साथ और वेक्टर को वेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस पहले टर्म में जो वेक्टर है वो क्या है, वो है आई कैरेट और ये है आई कैरेट। तो इन दोनों वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ इस पूरी की पूरी टर्म में से क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो इन दोनों का आई डॉट आई लेने के कारण हमें यहाँ पे कौन सी टर्म मिलती है, आई कैरेट डॉट आई कैरेट। उसी तरह से इस टर्म में से भी हम जे और जे को यहाँ से अलग लेकर यहाँ पे क्या कर देंगे, जे कैरेट डॉट जे कैरेट, जो कि यहाँ पे एक अलग टर्म बन जाती है। फिर क्या करेंगे, इस तीसरी टर्म में के और के इन दोनों को आइसोलेट करके हम यहाँ पे के कैरेट डॉट के कैरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी वेक्टर्स को हमने आइसोलेट कर दिया, लेकिन बाद में हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे ऑपरेटर टर्म्स के साथ वेरिएबल टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है डेल बाय डेल एक्स और ये है क्या, ऑपरेटर, इसके साथ इसका जो वेरिएबल टर्म है वो कौन सा है, वो है एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को मर्ज करने के कारण, कंपेयर करने के कारण हमें क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी टर्म में क्या होगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ऑपरेटर डेल बाय डेल वाई और साथ में ये 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर, ये क्या है, एक वेरिएबल टर्म है जिसे हमने यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। फिर लास्ट टर्म में भी हमें यही प्रोसीजर को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे पहले साइंस को मेंशन कीजिए। ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस ऑलवेज विल बी माइनस। तो यहाँ पे हमने साइन को क्या कर दिया, पहले जस्टिफाई कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, डेल बाय डेल जेड इस ऑपरेटर के साथ 2 टाइम एक्स जेड, इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ 2 टाइम एक्स जेड। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के साथ इन सभी वेरिएबल टर्म्स का कलेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो पहले इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन चेक करते हैं। तो ये टर्म क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि ये जो आपकी पावर है वो पावर क्या आएगी, आगे आएगी। और यहाँ पे हमें क्या है, जो x का ये जो डिफरेंशिएशन है मतलब कि वेरिएबिलिटी का ये जो टर्म है वही टर्म इस इक्वेशन के टर्म में है। तो दोनों इक्वल होने के कारण हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पावर को आगे ले लिया, फिर हमने x को एज इट इज रखा, इस x को यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, इस पावर में से मतलब कि 2 में से एक को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 माइनस 1 विल बी, यहाँ पे आएगा 1। तो क्या होगा, 2 टाइम एक्स रेस टू 1, तो आंसर क्या बनेगा, 2 टाइम एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन के आता है, 2 टाइम एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को देखना है। तो ये टर्म क्या है, डेल बाय डेल वाई ऑफ 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर। तो 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबिलिटी वाला टर्म कौन सा है, y है, मतलब कि
इस इक्वेशन में अगर आपको y मिलता है तो उस y का आपको क्या करना है, इस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर इस टर्म में y के अलावा कोई और भी टर्म्स मिलती है तो उन सभी टर्म्स को आपको क्या कंसीडर करना चाहिए, आपको उन सभी टर्म्स को कांस्टेंट कंसीडर करना चाहिए। मतलब कि इस इक्वेशन में, मतलब कि इस टर्म में यहाँ पे कोई भी y टर्म नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो टर्म है, इन टर्म में 3x जेड स्क्वेयर, इन सभी को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, इन सभी को कांस्टेंट के लिहाज में कंसीडर किया जाएगा, जिसके कारण ये जो सभी टर्म्स है वो कांस्टेंट होने के कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी ऑपरेटर के साथ क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके कारण ये 3 टाइम एक्स जेड स्क्वेयर इस टर्म का इस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो डिफरेंशिएशन आएगा जीरो, जिसके कारण ये हमारा जो मिडल टर्म है वो मिडल टर्म डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डेल बाय डेल जेड ऑफ 2 टाइम एक्स जेड, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, डेल बाय डेल जेड ऑफ 2 टाइम एक्स जेड। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जेड वेरिएबल है तो यहाँ पे भी टर्म में भी जेड है, तो जेड का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 और x है, मतलब कि ये 2 और x, ये दोनों किस तरह से कंसीडर होंगे, दोनों एज अ कांस्टेंट कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम x विल बी कांस्टेंट। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, ओनली जेड का डिफरेंशिएशन होगा। तो जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विल बी 1। तो आंसर क्या होगा, 2 टाइम एक्स, ये कांस्टेंट जो है वो एज इट इज आएंगे, और साथ में ये जो आपका ये टर्म है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो 2 टाइम एक्स इंटू 1, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 टाइम एक्स। तो ये जो हमारा तीसरा टर्म था, इस तीसरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बन के आया, 2 टाइम एक्स, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द z विल बी 1। तो ये पूरे के पूरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन बनता है ये टर्म। पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 टाइम एक्स, 3 टाइम एक्स जेड स्क्वायर में कोई भी y का टर्म नहीं था, इसके कारण इन सभी को कांस्टेंट कंसीडर करने के कारण उसका डिफरेंशिएशन हुआ 0। और 2 टाइम एक्स जेड में z को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या टर्म मिलती है, 2 टाइम x। अब हम इस टर्म को आगे कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, अच्छी तरह से मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करके सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें डाइवर्जेंस क्या मिलता है। तो ये जो हमारा प्रीवियस टर्म था, वो प्रीवियस टर्म कौन सा था, 2 टाइम एक्स आई डॉट आई, 0 जे डॉट जे, और -2 टाइम एक्स के डॉट के। तो यहाँ पे ये जो सभी यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है, इन यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वो आंसर तो यहाँ पे आएगा 1 1 1, क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर्स अगर यहाँ पे आई डॉट आई है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एक डायरेक्शन में होने के कारण उनके बीच का ये जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये जो हमारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसमें क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू 1, मतलब कि इसका पहले का 1, दूसरे का 1। तो यहाँ पे दोनों का 1 लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, दोनों के बीच का एंगल कोस ऑफ थीटा के फॉर्म में लिखना होता है। तो कोस ऑफ थीटा, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, कोस 0 डिग्री विल बी 1। तो 1 इंटू 1, और कोस 0 डिग्री भी क्या होगा, 1। तो सभी 1 का मल्टीप्लीकेशन फाइनल में क्या आएगा, 1। इट मीन्स दो यूनिट वेक्टर्स का, मतलब कि इक्वल यूनिट वेक्टर्स का ये जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो कुछ इसी तरह से हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सभी टर्म्स को हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 1 1 और 1 से रिप्लेस कर दिया। फिर क्या है, 2 टाइम एक्स वो एज इट इज, 0 को भी एज इट इज, और -2 टाइम एक्स को भी एज इट इज रख दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 2 टाइम एक्स इंटू 1 विल बी 2 टाइम एक्स, 0 के साथ तो टर्म क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। और यहाँ पे भी 2 टाइम एक्स इंटू 1 विल बी 2 टाइम एक्स। तो 2x माइनस 2x, फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, फाइनल आंसर बन के आएगा 0। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस के केस में
अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो डाइवर्जेंस क्या हो सकता है, वो 3 केस में आ सकता है। या तो वो पॉजिटिव होता है, या तो वो नेगेटिव होता है, या तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर बन के आता है वो आंसर क्या है, वो आंसर है जीरो। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका ये जो वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेकआउट करते हैं तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उनके ये जो सभी फील्ड के वेक्टर होंगे वो सभी फील्ड के वेक्टर क्या होंगे, यूनिट लेंथ में होंगे। और उसके कारण उसमें अगर आप दो वेक्टर्स का कंपेरेटिव चेंज लेते हैं तो उस चेंज में आपको क्या मिलेगा, वो चेंज जीरो मिलेगा। उसमें ना ही कोई इंक्रीमेंट आएगा और ना ही कोई डिक्रीमेंट आएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो वेक्टर फील्ड है वो वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है, क्योंकि उसमें कोई नेट चेंज नहीं आता है। आप किसी भी पॉइंट के पास अगर इसका डाइवर्जेंस चेक करेंगे तो वो डाइवर्जेंस आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब कि वो यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें ना ही कोई इंक्रीमेंट है और ना ही कोई डिक्रीमेंट है, जिसके कारण इसका डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट में जीरो मिलता है। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। कोई भी पॉइंट के पास इसमें ना ही कोई इंक्रीमेंट होता है और ना ही कोई डिक्रीमेंट होता है। उनके सभी वेक्टर्स का ये जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर की लेंथ होती है, वो वेक्टर की लेंथ क्या बन के आती है, वो सिंगल यूनिट बन के आती है। मतलब कि जो यूनिट है वो वैसा ही वैसा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या बन के आता है, the final answer of divergence becomes always a scalar term because dot product of any two vector gives the scalar term। तो ये जो हमारा जीरो आंसर है वो भी क्या है, एक स्केलर टर्म है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस का फाइनल आंसर आता है वो क्या होता है, एक स्केलर टर्म होता है। और वो स्केलर टर्म या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो होता है, या तो एक इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है जिसमें आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। तो उन अलग अलग कोऑर्डिनेट के कारण आपको उस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड में अलग अलग पॉइंट के पास जो भी डाइवर्जेंस होता है वो आपको डाइवर्जेंस इंडिविजुअली मिल सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस एग्जाम्पल का ये जो हमारा कंक्लूजन था वो कंक्लूजन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज को आप यूज करके कोई भी फंक्शन का आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और उस डाइवर्जेंस का ये जो आंसर बन के आता है उस आंसर को भी आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।